जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपने एक बार ऑडियो वहां से बंद कर लेना सभी बच्चे जी। ऑडियो वहां से म्यूट कर लेना। चलो जी, तैयारी करके आए हो आज? आज मैंने आपको दो टॉपिक दिए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक तो मैट का और एक एएमटी का। एक तो मैंने कहा था कि इन दोनों की आपको रिवीजन करके आनी है, और फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको वन बाय वन जो होगा हम उसको आज हम सोल्व करेंगे। आज बच्चे काफी कम आए हैं। लास्ट सेशन में डर गए थे क्या? चलो जी, एक बार तो चैट बॉक्स में भी ना, चैट बॉक्स में पहले तो ये लिख दो जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं, एक बार पहले वो बच्चे अपना नाम लिख दो जी। चैट बॉक्स में जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं एक बार वो अपना नाम लिख दो, ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो कि कितने बच्चों के डाउट हैं। चलो, सभी के डाउट हैं, पहले डाउट ले लें या पहले रिवीजन करवाऊं? बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि पहले डाउट ले लें या पहले जो टॉपिक मैंने रिवाइज करने दिए थे पहले वो डिस्कस करें। जैसे आप बोलोगे। निधि ने बोला है कि पहले डाउट, वंदना ने बोला है रिवीजन, मुकुल रिवीजन, पहले डाउट मीनाक्षी, और प्रकृति ने बोला है रिवीजन। ओके, मतलब 50-50% वोट मिले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिवीजन, कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट। तो पहले फिर क्या करें? चलो ऐसा करते हैं कि पहले रिवीजन कर लें या पहले डाउट लें, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चेक करते हैं कितने बच्चे हैं। एक, दो, दो बच्चों ने बोला है पहले डाउट, और एक, दो, तीन बच्चों ने बोला है पहले रिवीजन। तो ऐसा करते हैं पहले रिवीजन ही करते हैं फिर। चलो ये पहले रिवीजन ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लास्ट में डाउट लेंगे। एक बार पहले फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो दो टॉपिक मैंने आपको दिए थे। एक तो मैंने मैट का टॉपिक दिया था और एक मैंने आपको दिया था एएमटी का टॉपिक, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, ठीक है। लो जी, अब मैं आप में से किसी का भी नाम ले लेता हूं और चेक करते हैं कि आपने कितनी रिवीजन की है। सबसे पहले जो अपनी मर्जी से कोई बच्चा बताना चाहता हो कि सर मुझसे पूछ लो, है कोई ऐसा बच्चा? बच्चा कह रहा है पागल थोड़ा है हम सर, ऐसे कैसे कोई हम अपना नाम क्यों ले देंगे? कोई भी ऐसा बच्चा जो खुद कहे कि सर हमसे पूछ लो। वंदना, पंकज, ओ माय गॉड, आज तो बच्चा पढ़ के आया। हिमांशी, प्रकृति। चलो जी हिमांशी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अपने ऑडियो वहां से अनम्यूट कर दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। रिवीजन करके आए हो? यस सर। कौन कौन से टॉपिक थे आज? सर मैट और एएमटी, और आपने बोला था कि जो बेसिक कंसेप्ट थे वो दोबारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है एएमटी का। एएमटी यस जो सर। है वो किस किस पर्सन पर एप्लीकेबल होता है ये बता दो पहले तो।
सर एएमटी सारे एसएससी पे एप्लीकेबल होता है अदर देन कंपनी के अलावा। लेकिन उसमें कुछ बाइफरकेशन है, जैसे मैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई की बात करती हूँ तो उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 तक होगा तो हमें उसमें कोई आपको देने की जरूरत नहीं, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उससे ऊपर होगा तो एएमटी एप्लीकेबल होती है। बहुत और बढ़िया। अदर एसएससी के और पार्टनरशिप फर्म और एओपी इनमें कोई लिमिट नहीं है, उनपे स्टार्टिंग से ही एएमटी एप्लीकेबल है। अच्छा, एएमटी का रेट कितना है? सर 18.5%। 18.5% किस वैल्यू का लगेगा? एडजस्टेड टोटल इनकम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुकुल, आप बताओ। यस सर। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? सर सबसे पहले आप जो ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड की इनकम ऐड कर लीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उसमें से फिर डिडक्शन जितनी चैप्टर 6 की सारी माइनस कर दीजिए, टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम में 3 एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, ऐड बैक करनी है। सेक्शन 10AA SEZ वाली इनकम, 80 IA टू 80 RRB की जो डिडक्शंस है, इंक्लूडिंग 80 IA 80 RRB, वो भी ऐड बैक कर लीजिए। और सेक्शन 35 AD की जो नेट ऑफ डिडक्शन है वो भी ऐड कर लीजिए, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी आपके पास। बट इसमें से हम कुछ उसका माइनस भी 18.5 करते निकाल हैं, लीजिए वो। इसमें से कुछ माइनस भी करते हैं, और एक डिडक्शन ऐसी है जो हम कंसीडर नहीं करते। सर माइनस तो नहीं पता सर, माइनस में 3 ही आईडी बैक की करते हैं बस, ये 3। नहीं 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 नहीं, माइनस भी करते हैं। डेप्रीसिएशन कुछ है ऐसा सेक्शन नंबर तो सर 32 ओके। वाला? हेलो। सेक्शन नंबर यस सर। 32 का जो डेप्रीसिएशन है उसकी कोई एडजस्टमेंट करते हैं हम? नहीं करते। सेक्शन नंबर 32 का जो डेप्रिसिएशन है, नहीं सर उसकी तो नहीं होती। नालायक, उसको माइनस करते हैं हम। अच्छा सर। अच्छा सर, क्या मतलब है? एटीपी, सर नहीं मेरे को सर एटीपी की मैंने डिडक्शन, इतना ही 3। एटीपी की डिडक्शन क्या हम कंसीडर करते हैं? नहीं करते। एटीपी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला? यस सर। यस सर, एटीपी की करेंगे, 80 आई टू 80 आरबी के बीच में आ जाएगी वो नहीं एड बैक हो जाएगी। उसको नहीं करेंगे। वहां पे अगर आपने लो ध्यान से पढ़ा हो, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते कैसे हैं कि 35 एडी एड बैक करते हैं, चैप्टर जो आपका चैप्टर 6 है उसकी हेडिंग सी की डिडक्शन हम एड बैक करते हैं, बट 80P को छोड़ के। और 10AA ये ओके भी हम सर। एड बैक करते हैं, और सेक्शन 32 का जो डेप्रीसिएशन है उसको माइनस करते हैं। उसके बाद जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आती है, देन उस पर रेट एप्लीकेबल करते हैं। ओके सर। ठीक है मुकुल? यस सर। यस। चलो, अगला मेरा क्वेश्चन वंदना आपसे है। वंदना, यस सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एएमटी होता है, एएमटी हमें गवर्नमेंट को देना कब होता है? मतलब एएमटी जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने निकाला है, वो एएमटी गवर्नमेंट को हमें कब देना होगा? नहीं पता सर। नलायक, आपने ही तो मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिखा था सबसे सर पहले, आपका ही हाँ। नाम है। सर एक्चुअली मेरा एमएटी तो मेरे को काफी क्लियर हो गया, एएमटी में थोड़े थोड़े डाउट है। चलो एमएटी पूछ लेते हैं आपसे। सर यस। मैट का रेट क्या है? सर पहले था 18.5%, नाउ एमएटी रेट इज 15%। मैट किस पर लगता है? सर ऑल कंपनीज पर, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। सर सिर्फ 2 टाइप की फॉरेन कंपनीज मैट से एक्सक्लूड हैं, वो फॉरेन कंपनी जिनका डबल अवॉइडेंस टैक्स, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और उसकी कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है सर। सेकेंड टाइप की फॉरेन कंपनी वो है जिसका DTAA एग्जिस्ट तो नहीं करता बट वो नीड नॉट रजिस्ट्रेशन अंडर एनी काइंड ऑफ लॉ। सर इन दोनों टाइप की फॉरेन कंपनी से मैट एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड टाइप ऑफ कंपनी सर जो प्रिजम्पशंस इनकम के अंदर आती हैं, कंसीडर होती हैं सर, उन पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। IFC कंपनी में 9% का सर मैट रेट एप्लीकेबल होता है। आईएफएससी के अंदर जो कंपनी है? यस सर। अच्छा, जिसकी फुली रेवेन्यू कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज फॉरेन एक्सचेंज में सर रिसीव होती है। बहुत बढ़िया। 2 कंपनी और भी हैं जिस पर मैट एप्लीकेबल नहीं होता, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। सेक्शन 115BAA और सेक्शन BAA सर। 115BAB वाली। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था कि ये 2 कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है जिसपे कंसेशनल रेट लगते हैं, तो इन दोनों कंपनी को भी मैट नहीं देना होता। तो जिन जिन बच्चों ने नोटिंग नहीं की हुई ना, तो नोट डाउन कर लेना जी। एक तो सर एक डीटी, बार। मैं दोबारा बोल यस रहा हूँ, सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ।
सबसे पहला मैट हर कंपनी पर लगता है, डोमेस्टिक हो फॉरेन हो कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी पर मैट लगेगा। पहली कंपनी कौन सी बाहर निकाली है? ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया के साथ DTAA एग्जिस्ट करता है बट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उस पर मैट नहीं लगता। दूसरी फॉरेन कंपनी जिनका DTAA ही एग्जिस्ट नहीं करता और उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन पर मैट नहीं यस लगता। सर। तीसरी कंपनी ऐसी है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर होती है, 44B, 44BB, 44BBयां, अगर आपको ध्यान आ रहा हो 44 सेक्शन की सीरीज थी PGP के अंदर, याद है 44BB, 44BBयां, 44B, 44BB, ट्रिपल बेबी। ट्रिपल बीबी। हाँ, तो ये सारे के सारे आपके प्रोविजन थे, इस पर मैट नहीं लगता। उसके बाद फिर अगला था कि ऐसी कोई डोमेस्टिक कंपनी जो 115 बा और 115 बाब का ऑप्शन लेके बैठी है। 115 बा और 115 बाब कौन सी? वही 22% और 15% वाला। अगर आपने वो ऑप्शन ली है तो उनको भी मैट से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है नी, बाकी कोई भी कंपनी होगी सभी को मैट पे करना होगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो मेरा अगला क्वेश्चन है प्रकृति से। जी सर। हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि AMT हमें गवर्नमेंट को कब देना होता है? किस केस में AMT की पेमेंट करनी होगी हमें? सर अगर हमारा नॉर्मल टैक्स जो है वो AMT से कम आ रहा है, ठीक है, AMT अगर हमारा ज्यादा है तो हमें गवर्नमेंट को AMT पे करना होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं गवर्नमेंट को AMT पे करूंगा तो क्या उसका कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा? यस सर, उसका क्रेडिट मिल जाएगा जो कि 15 असेसमेंट ईयर तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारा नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा AMT से, बहुत बढ़िया, और अप टू द एक्सटेंट ऑफ AMT हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मैट की कैलकुलेशन आप करते हो तो मैट की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या निकालते हैं? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते हैं? सर बुक प्रॉफिट्स निकालते हैं और बुक as per प्रॉफिट का, Companies Act। हाँ, बुक प्रॉफिट का कितने परसेंट हम मैट लगाते हैं? 15% सर। 15% हम मैट प्रॉफिट का 15%। ठीक है। अब जब हम बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं जी उसमें सर। प्रपोज्ड डिविडेंड का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सर प्रपोज डिविडेंड को हम वापस से ऐड बैक कर देते हैं, प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ऐड अच्छा, बैक हो जाता प्रपोज्ड डिविडेंड को हम हर केस में ऐड बैक करेंगे, तब ऐड बैक करेंगे जब वो पहले डेबिट हो चुका है। है। सर पहले डेबिट अगर हो चुका होगा तभी करेंगे, अगर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है। इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? सर इनकम टैक्स अगर हम कोई इंटरेस्ट, इनकम टैक्स ऐड बैक होता है अगर वो डेबिटेड हो रखा है तो, और इंटरेस्ट जो भी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो हम वापस से ऐड बैक कर देते हैं, उसकी पेनल्टीज ऐड बैक नहीं होती हैं। और एंड सर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर वो डेबिट किया हुआ है, सर ऐड बैक क्वेश्चन ऐड ध्यान बैक हो सुनो, जाएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन ध्यान सुनो, क्वेश्चन ध्यान सुनो। नहीं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर वो STT डेबिट किया हुआ है उसको हम क्या करते हैं? सर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर डेबिट कर रखा है तो, STT का नहीं होगा, CDT और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐड बैक हो जाएगा अगर डेबिट हो रहा है तो। बहुत बढ़िया, STT और CTT ऐड बैक नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगला मेरा क्वेश्चन है दिशा, आपकी ऑडियो वहां से म्यूट, एक बार अनम्यूट करो। आपकी ऑडियो मेरे ख्याल से ना वहां पे सामने एक ऑडियो का बटन होगा, देखो उस पे ना क्रॉस आ रहा होगा, तो उसको ऑन कर दो ऑडियो को। नहीं, अभी नहीं हुई आपकी। चलो मैं इतने क्वेश्चन पूछता हूँ। माधवी, माधवी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, रिवीजन करके आए हो? सर थोड़ा थोड़ा नोटबुक से किया है आज। थोड़ा थोड़ा क्या कह रहे हो? नोटबुक से देख के आंसर दोगे? नहीं नहीं, नोटबुक से रिवीजन किया है आज अच्छा, नोटबुक से रिवीजन की है। मेरे को ना जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं सर। तो काफी सारी आइटम्स, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, हम ऐड बैक करते हैं और काफी सारी आइटम्स हम माइनस करते हैं। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? यस सर। तो मुझे ना कोई ऐसी 6 आइटम्स बता दो, कोई भी 6 आइटम जो हम ऐड बैक करते हैं। इनकम फ्रॉम जो भी इनकम टैक्स
अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फिर प्रपोज्ड डिविडेंड, फिर प्रोविजन आपकी ना आवाज कट रही है। हेलो, टैक्स। हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी। इनकम एनी टैक्सेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। provisions, then ठीक है। transfer to reserve, बेड डेट्स का हम ट्रीटमेंट क्या provision करते हैं, बेड transfer डेट्स to का? reserve, कुछ भी नहीं करते सर। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? सर ये ऐड हो जाते हैं। और अगर सब्सिडरी कंपनी के लॉस हमने डेबिट किए हुए हैं? तो ऐड बैक हो जाएंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व? ऐड बैक हो जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व? ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, सर ऐड बैक। दोबारा से, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व कह रहा हूं, ट्रांस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व? यस सर। अमाउंट विड्रॉन सर माइनस हो जाएगा। माइनस, ठीक है। डेप्रीसिएशन? हाँ, डेप्रिसिएशन फर्स्ट एड बैक होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस करके फिर लेस हो जाएगा। बहुत जितना बढ़िया, अगर स्टेटेड होगा, अगर रिवैल्यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है, थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू एंड सेम टू यू, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक। पंकज, पंकज। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, तैयारी करके आए हो? यस सर। चलो मेरे को ये बताओ, डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है बुक प्रॉफिट में? सर डेफर्ड टैक्स अगर लायबिलिटी होती है तो वो सर एड बैक हो जाती है, अच्छा। और डेफर्ड टैक्स एसेट होता है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक्सपेंडिचर है जो सेक्शन 11 सर। और 12 से रिलेटेड है यस सर। और वो पीएनएल में डेबिट तो किए हुए सर हैं, तो सर वो एड बैक हो जाता है सर। पहले 1038 एड बैक हो जाता था, हाँ। लेकिन अब 10, 11, 12 कोई भी एड बैक नहीं होता है क्या अभी चीज? सर। पहले पहले 1038 फॉरेन कंपनी के केस में बस ऐड हो जाता था। हाँ हाँ अब हाँ। कोई भी 10, 11, 12 का एड बैक नहीं होता है तो कौन से खर्चे एडबैक होते हैं फिर? सर। अगर कोई एक्सपेंडिचर सेक्शन 10 100 की, अगर कोई एक्सपेंडिचर सेक्शन 10 की इनकम से रिलेटेड है, उसका ट्रीटमेंट क्या यस करोगे? सर, अगर वो डेबिटेड है हम्म पीएनएल में हम्म। तो सर उसको डेबिटेड रहेंगे, क्योंकि उसका एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता है इनकम का। नहीं, सेक्शन 10 की इनकम तो एग्जम्प्ट होती है ना? सर इसमें मैट में नहीं मिलता है। मैट में नहीं मिलता सेक्शन 10 का? यस सर। पूरा सेक्शन 10 बाहर है? 10AA सर, सॉरी बाहर है 10AA। हाँ तो बाकी तो अंदर है ना, बाकी तो आपको ट्रीटमेंट देना यस सर। पड़ेगा ना। 10AA बाहर है बस। यस सर, 10AA और कुछ 80s के भी सेक्शन है, ये सब बाहर है, बाकी ठीक, सब सर ठीक होता है। है। अच्छा, अगर प्रोविजन है कंटीजेंसीज के लिए, यस सर। तो उसका अगर ट्रीटमेंट? सर कंटिंजेंसी सर, वो उसमें एक एक्चुअली वाला था कि अगर आप एक्चुअली से वैल्यूएशन कराते हो हम्म, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर वो आपने रैंडमली किया हुआ है एडहोक तो वो बेसिस पे? एड बैक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और डीडीटी? डीडीटी सर, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सर, वो भी एड बैक हो जाता है। और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? सर वो एड बैक नहीं होता है, नहीं होता। सीटीटी और एसटीटी नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या चीज नहीं होता, एक बार दोबारा बोलो।
सर सीटीटी, एसटीटी हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और पेनाल्टीज भी किसी भी एक्ट की हो वो हम्म, एड बैक नहीं होती है। बहुत बढ़िया जी। इनकम टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स और 115 ऑफ डीडीटी वो हाँ, एड बैक हो जाता है सर। वेरी गुड। आज लग रहा है कि आप पढ़ के आए हो। जितने बच्चे आज आए हैं ना पढ़ने वाले हैं, उस दिन तो सब बच्चे नालायक बच्चे आ गए थे। आज के बच्चों ने छोड़ा, उन्होंने कहा छोड़ो यार। चलो, अब एक बच्चा और, हीना। हीना, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। आप मेरे को ये बताओ कि जब आप बुक प्रॉफिट निकालते हो तो क्या उस केस में सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है बुक प्रॉफिट निकालने, मतलब मैट वाले केस में क्या कोई सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है? सरचार्ज तो लास्ट में ऐड होता ही है सर। सर, जब मैट निकालेंगे 15%, अगर वो अमाउंट ज्यादा हुआ 50 लाख से 1 करोड़ से, तब उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। रेट क्या है सरचार्ज के? कंपनी का केस में आपका अब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, अगर इंडियन कंपनी है तब आपका 7 है, और 10 करोड़ से अबव है तो 12 है। और फॉरेन कंपनी में सरचार्ज 1 से 10 करोड़ के बीच में 2 करोड़ है, 2% है, और 10 करोड़ से ऊपर 5% है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि डेप्रीसिएशन जो है वो टोटल 5 लाख दिया हुआ है P&L के डेबिट में, और जिसमें लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व का इसमें। तो आप ऐड कितना करोगे और माइनस कितना करोगे? 5 लाख ऐड करूंगी और 3 लाख माइनस करूंगी। एक बार दोबारा से क्वेश्चन मैं बोलूंगा। 5 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन डेबिट किया हुआ है, उसमें बोला कि इसमें 2 लाख रुपए रिवैल्यूएशन का है, तो ऐड कितना करोगे और माइनस कितना करोगे? 5 ऐड करूंगी और 3 लाख जो रिवैल्यूएशन का माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग बचेगा उसको माइनस कर दूंगी। तो माइनस 2 लाख करोगे या 3 लाख करोगे? 3 लाख। 3 लाख, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और जो आपके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अगर वो दोनों आपको दिए हैं तो माइनस कितना करोगे? दोनों ही माइनस करेंगे या उन दोनों में से कुछ हम चेक करते हैं? चेक करते हैं हम लोग, whichever इज लेस होगा जो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनकम है रॉयल्टी की अंडर सेक्शन 115 BBF, उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो? इनकम को हम लोग माइनस करते हैं और एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 115 CBS। ठीक है जी। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस कंपनी पर टैक्स के रेट कौन कौन से लग सकते हैं? डोमेस्टिक कंपनी अभी जो रिसेंटली में नया सेक्शन आया है 115 BAB नहीं BAA, अगर उसने वो ऑप्ट कर लिया है तब उसके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उसने वो ऑप्ट नहीं किया डोमेस्टिक कंपनी ने तो उसके ऊपर मैट और नॉर्मल रेट जो भी है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 115 BAA और 115 BAB दो सेक्शन नए आए हैं। हाँ, तो ये दोनों में सर, फर्क क्या है? जिसके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, दोनों में फर्क क्या है? तो BAB फॉर ऑल BAB जो है फॉर ऑल कंपनी है, और जो BAA है वो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। एक बार दोबारा सोच के बोलो, आपने क्या बोला? 115 BAB हर कंपनी पे है या 115 BAA हर कंपनी पे है? 115 BAA सब कंपनी के ऊपर है। हाँ, और जो 115 BAB जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। चलो जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा और, जिन बच्चे का नाम मैंने नहीं लिया है, कोई ऐसा बच्चा जो रह गया हो? मीनाक्षी, अच्छा निधि, आपका नाम नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। चलो ठीक है, फिर आप ही आंसर दो। ये बता दो, मैट में ऐसी कोई 6 आइटम जो हम बुक प्रॉफिट को निकालते हुए ऐड करेंगे। इनकम टैक्स,
DDT, हम्म provision provision for loss and subsidiary, ठीक है, loss of subsidiary companies, then expenditure related to section 11 and 12, then देख के नहीं बताना ना, नहीं सर, कोशिश करो। एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट क्या करोगे? एड बैक करेंगे सर। बेड डेट्स का ट्रीटमेंट क्या करोगे? बेड डेट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे सर। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और डिवैल्यूएशन का निकाल के जो अदर होगा वो लेस करेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारा मैट का रेट क्या है? क्या सर? मैट का रेट। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है? नहीं, हाँ अभी आई सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैट का रेट क्या है आपका? हेलो, 15% और IFSC में 9%। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन अब जो है, लास्ट क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है जी। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है, किससे पूछूं? पल्लवी बच्चा कह रहा है जी मेरा नाम नहीं आया, तो पल्लवी कहाँ है? पल्लवी, पल्लवी ऑन करो अपना माइक। चलो, पल्लवी का माइक ऑन नहीं है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, प्रकृति। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपके मैट के जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें जो भी आइटम्स हम ऐड करते हैं और जो आइटम्स हम माइनस करते हैं, तो क्या वो लिस्ट जो हमें दी है वो आपकी इंक्लूसिव लिस्ट दी है या एग्जॉस्टिव लिस्ट दी हुई है? सर एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसके अलावा कुछ भी ऐड बैक या लेस नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जॉस्टिव लिस्ट। अच्छा, और जो AMT आपका एप्लीकेबल होता है, यस सर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका Yes, क्वेश्चन sir. आपके एग्जाम में आ गया और उसकी Yes, एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ रही है 8 लाख, क्या उस पर भी AMT लगेगा, नहीं लगेगा? यस सर, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कोई एग्जामिशन लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से AMT एप्लीकेबल है। और एग्जामिशन लिमिट फिर किसकी है? सर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और मतलब ऑल SSCs एक्सेप्ट फर्म। LLP? अदर देन कंपनी। LLP वाले केस में एग्जामिशन लिमिट है? नो सर, नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में है सर। है? नहीं सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फर्म के केस में नहीं है। लोकल अथॉरिटी? इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी में भी नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ 4 में है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यस सर। इन चारों में 20 लाख की एग्जामिशन लिमिट है। इन चारों को छोड़कर किसी भी केस में 20 लाख की लिमिट नहीं है। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से अपनी नोटबुक उठा लो जी, मुझे आंसर बताना जी। एक मिनट रुको। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है? बोल। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। लिखो जी। नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं 190 लाख, और ये क्वेश्चन है, कंपनी है PQR लिमिटेड।
डोमेस्टिक कंपनी है, उसके नेट प्रॉफिट है 190 लाख, और ये 190 लाख है आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इसमें ये सारी एडजस्टमेंट कर दी गई हैं। पहला, डेप्रीसिएशन 100 लाख, ठीक है जी, और इसके ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूड्स ₹40 लाख टूवर्ड्स रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20 लाख। थर्ड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 5 लाख। फोर्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8 लाख। 5, प्रपोज्ड डिविडेंड है 60 लाख। ठीक है जी। इस कंपनी का ना मुझे फाइनल टैक्स बता दो। फाइनल टैक्स का मतलब मैट, कि इसको कितना देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, फटाफट से मुझे आंसर दो कि फाइनल टैक्स कितना आएगा। क्वेश्चन ध्यान से करना जी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सेम इसी तरह का, बस उसके अंदर टेबल दी होगी, इसमें टेबल मैंने दी नहीं है। टेबल वाले क्वेश्चन आपने क्लास में कई सारे किए होंगे। मुझे फाइनल टेक्स्ट चाहिए जिसका। एक बार क्वेश्चन उतार लेना, फिर मैं क्वेश्चन यहां से हटाऊंगा। हो गया जी। आंसर है 3,18,00,000। पंकज का आंसर है 3,18,00,000। निधि 53.08, हिमांशी 5308, मतलब वही सेम है। कमाल हो गया जी। क्वेश्चन एक आंसर अनेक। तीन बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें 2 आंसर मेरे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं सही किसका आएगा। जितने बच्चे आज सामने बैठे हैं, उस दिन तो काफी सारे बच्चे थे, बट आज जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं, उम्मीद करेंगे आप में से कोई बच्चा तो होगा जो सही आंसर देगा। निधि और हिमांशी का सेम है, पंकज का आंसर अलग है।
बाकी सब बच्चे आंसर दो रही फटाफट से, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, अभी मैंने कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट तो दी नहीं है। प्रकृति, हीना, माधवी, पल्लवी, मीनाक्षी, मुकुल, वंदना, कहाँ गए बाकी बच्चे? $53,15,850 मुकुल का अलग आया आंसर। चलो और बताओ जी, मीनाक्षी, पल्लवी, पंकज, हीना, प्रकृति, वंदना, माधवी का आंसर है 52,72,800। वेरी गुड। पल्लवी का आंसर है 46,50,000। बहुत बढ़िया सर, जितने बच्चे बैठे हैं उतने अलग अलग आंसर देंगे सर आपको। बच्चा कह रहा है कमाल करके दिखा देंगे सर आपको आज। एक क्लाइंट आया, उसने आपसे पूछा बताओ जी इसका मैट कितना आएगा। बच्चा CS था। बच्चा कहता है लो ये 10 आंसर हैं, जो अच्छा लगे वो ले लो। पंकज का आंसर है 5308। चलो अब मेरे पास आंसर रह चुका है। आंसर किसे? हीना ने आंसर नहीं दिया जी, हीना ने आंसर नहीं दिया और वंदना ने भी आंसर नहीं दिया। चलो करेक्ट आंसर है, पहले तो मैं पूछता हूं पल्लवी। पल्लवी अपना माइक ऑन करो। प्रकृति का भी आंसर नहीं आया अभी तक। सर ऑन नहीं हो रहा, पल्लवी का माइक ऑन नहीं हो रहा। ओके चलो माधवी अपना माइक ऑन करो। यस सर। माधवी आंसर आपने कैसे निकाला है? 52,72,800 कैसे निकाला बताओ? सर 190 लेग में 100 लेग प्लस किए। एक मिनट रुको, जैसे जैसे आप बोलोगे ना वैसे वैसे करेंगे। 190 में पहले 100 ऐड कर दिए, अब क्या करूं आगे? देन 20 प्लस किए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है ये भी प्लस कर दिए, और आगे? देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8 लाख प्लस करें। ठीक है जी, और बताओ? देन 60 लाख ऐड किए। ठीक है जी, और बताओ? देन -40 लाख। -40 लाख करूंगा या 60 लाख करूंगा? सर यही गलती, 60 लाख। हाँ यहाँ पे माइनस करूंगा 60 लाख। तो अगर माइनस में 60 लाख करूंगा ना तो मेरा बुक प्रॉफिट जो निकल के आएगा, मेरा बुक प्रॉफिट आएगा जी 318। 318। ठीक है Yes, अब sir, इसका यही मैं गलती की। इसका 15% निकाल दूंगा। इसका 15% आएगा 47.7 लाख। 47.7। अब इसमें मैं 7% सरचार्ज भी ऐड करूंगा, यस सर। क्योंकि इनकम जो है वो Yes, आपकी sir. 1 करोड़ से ऊपर हो गई ना। तो 47.7 में अगर मैं 7% ऐड करूंगा तो 51.039। इसमें फिर 4% सेस ऐड करूंगा, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 53.08056। ये आंसर आपका आएगा जी। तो उम्मीद करता हूं ऑलमोस्ट सब बच्चों का सही है। हीना का गलत है, हीना आपका आंसर गलत है। प्रकृति आपने तो आंसर कमाल ही कर दिया। ये आपका मैट नहीं है, ये आपने मेरे ख्याल से बुक प्रॉफिट दे दिया मेरे को। यस सर, मैं वो मैट का रेट लगाना भूल गई। हाँ ये एग्जाम में नहीं भूलना, ध्यान रखना। एग्जाम में एग्जामिनर नहीं सुनेगा कि आप भूल गए या क्या हुआ, एग्जाम में वो नंबर काट लेगा। तो जब भी क्वेश्चन करो बहुत ध्यान से करो, ठीक है? ओके सर। एक क्वेश्चन मैं लास्ट अब और दे रहा हूं जी, लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर 18-19, 19-20 और ये 20-21। मैट यहां पे निकाल के दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन आपका ना 2 अटेम्प्ट पहले आपके एग्जाम के अंदर बना था 5 नंबर का। जो बच्चे स्टूडेंट दरबार अटेंड कर रहे हैं मे भी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। मैट है 18-19 का 42 लाख, 19-20 में मैट है 38 लाख और 20-21 के अंदर मैट है 41 लाख। नॉर्मल टैक्स मतलब इस कंपनी ने नॉर्मल प्रोविजन फॉलो किए, उसके अकॉर्डिंग टैक्स आया 35 लाख। ठीक है जी। फिर यहां नॉर्मल टैक्स आ गया 41 लाख और फिर यहां पे नॉर्मल टैक्स आ गया उसका 39 लाख। मुझे अब ये बता दो हर साल इसको गवर्नमेंट को कितनी कितनी पेमेंट करनी है और मैट क्रेडिट जो है वो कितना बैलेंस बचेगा इसका हर साल, बस ये बता दो। एक तो मैट क्रेडिट और एक फाइनल कितना टैक्स आएगा। और जो मैंने ऊपर टैक्स दिया है ना इंक्लूडिंग सेस है जी, इसमें दोबारा सेस ऐड मत करना। ये फाइनल टैक्स दिया है, आपको बस ये बताना है कि मुझे फाइनल कितना देना है इन दोनों में से और कितना मेरे पास क्रेडिट बचेगा जी। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार उतार लो जल्दी। पंकज का आंसर आया है कि मैट क्रेडिट एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 6 लाख बचेगा। पंकज आपको ना अलग अलग बताना है, ऐसे मत बोलो 6 लाख, क्योंकि दोनों के अंदर फर्क आ जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि एक क्रेडिट ऐसा है जिसका 1 साल खत्म हो चुका है और 15 साल तक अगर कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आपने बोला 6 लाख तो देखने से क्या लग रहा है कि ये 6 लाख जो है ये अगले 15 साल जाएगा। तो मुझे ये बताओ किस साल का कितना कितना बैलेंस है और किस साल कितनी कितनी फाइनल लाइबिलिटी आपको देनी है। जब भी एग्जाम में प्रेजेंटेशन देके आओगे दोनों सालों को अलग अलग बताना है। गलती से ये मत बोल देना कि टोटल मैट क्रेडिट 6 लाख। मीनाक्षी का आंसर आया फर्स्ट ईयर में फाइनल टैक्स 42 लाख। निधि का आंसर है 18-19 42 मैट पेबल एंड क्रेडिट 7 लाख। 19-20 में 34 लाख पेबल नो मैट क्रेडिट और 20-21 में मैट पेबल 41 लाख और 2 लाख रुपए क्रेडिट बचेगा। ओके, मीनाक्षी का है क्रेडिट 7 लाख, प्रकृति फाइनल टैक्स 42 लाख और 38 लाख 19-20 में और 41 लाख 20-21 में। प्रकृति क्रेडिट कितना होगा वही बताओ। बाकी सभी बच्चे भी आंसर देने की ट्राई करें सर। यहां आंसर अगर सही होंगे तो एग्जाम में सही होंगे, ध्यान रखना। यहां गलत होंगे तो एग्जाम में 100% ही गलत होंगे, क्योंकि जो प्रेशर इस टाइम यहां पे है एग्जाम में इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर होगा। हीना फाइनल टैक्स 18-19 42 41 19-20 और 20-21 में भी 41। ओके, क्रेडिट है 7 लाख 19-20 में 4 लाख और 3 लाख यूटिलाइज 20-21 2 लाख प्लस में 4 लाख। मुकुल का क्रेडिट है 7 लाख रुपए। 19-20 मैट क्रेडिट आफ्टर यूज 3 लाख, मैट रिमेनिंग 4 लाख। 20-21 मैट क्रेडिट 6 लाख, 4 लाख लाइफ 13 ईयर एंड 2 लाख लाइफ 15 ईयर। ओके, तो मैं अब आप में से किसी बच्चे को बुलाता हूं और फिर पूछता हूं आंसर आपने कैसे निकाला है। हीना आपका माइक ऑन हो रहा है? यस सर। हाँ चलो आप मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ इस पहले साल में मुझे गवर्नमेंट को कितने रुपए देने हैं? गवर्नमेंट को 42 लाख देना है हम लोग को। 42 लाख। क्या मुझे कुछ क्रेडिट मिलेगा?
हाँ 7 लाख का क्रेडिट मिल रहा है हम लोग को। कितना मिलेगा जी? 7 लाख। ठीक है, अगले साल मुझे गवर्नमेंट कितने रुपए देने हैं अगले साल? 41 लाख देना है हम लोग को अगले साल। बट मुझे कुछ गवर्नमेंट से लेने भी हैं। हाँ गवर्नमेंट से लेने हैं, उसके गवर्नमेंट से हम लोग को 3 लाख का यूटिलाइज कर सकते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ द मैट। बट मुझे तो गवर्नमेंट से 7 लाख नहीं लेने। 7 लाख लेने हैं, मगर गवर्नमेंट से हम लोग जब भी लेंगे तो अप टू मैट एक्सटेंट तक ही ले सकते हैं, उससे कमती नहीं हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं टैक्स तो हमें देना ही होगा 30 ईयर। ओके, तो मतलब यहाँ 3 लाख माइनस कर दूंगा तो मुझे नेट जो गवर्नमेंट को देने होंगे वो 38 लाख हाँ। देने होंगे, और मेरा बैलेंस जो मैट क्रेडिट बचेगा वो 4 लाख बचेगा। ठीक है, 4 लाख बचेगा। अच्छा अगले साल मुझे कितना देना है गवर्नमेंट को? 41 लाख देना है सर। और क्रेडिट कितना मिलेगा? क्रेडिट इस साल का हम लोग के पास ये 2 लाख मुझे मिल जाएगा। है, और हाँ 2 लाख क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा, बट आपके पास फर्दर आप एक्सटेंड करवा सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये वाला क्रेडिट जो है ये मेरे 15 साल तक आगे जाएगा, और इस क्रेडिट के 2 साल मेरे खत्म हो चुके हैं तो 13 ईयर तक आगे जाएगा। हाँ 4 लाख का आपका 13 ईयर्स के जाएगा, और 2 लाख का जो है वो 15 साल के लिए जाएगा। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। आई होप आप सभी बच्चों का सही आंसर है जी। ठीक है, चलो जी। सर हाँ जी मीनाक्षी। सर ये एक बार मुझे इसका थोड़ा सा समझा दीजिए। ये 4 लाख का जो क्रेडिट है ये आगे 13 लाख के लिए जाए 13 इयर्स के लिए जाएगा, हाँ। एंड बाकी जो 2 लाख का क्रेडिट होगा वो हम्म। मेरा 15 इयर्स के लिए जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज ये देखो ना, आपको मैंने कहा था कि जो मैट क्रेडिट होता है वो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। जी सर। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए तो इस साल का है, मतलब इसके पूरे 15 साल अभी बचे हैं। हाँ और ये जो 7 लाख रुपए था वो यहां से 15 साल हमें काउंट करने थे। हाँ जी हाँ जी। एक साल मेरा ये खत्म हो गया, एक साल मेरा ये भी खत्म हो गया। अच्छा तो हाँ। अब जो इस 7 लाख के ईयर बचे वो कितने? 13 ही तो बचे। जी सर ठीक। और अगर मैं एग्जाम में ये बोल दूं कि मेरा क्रेडिट जो बचा है वो 6 लाख है, तो गलती क्या हो जाएगी कि एक क्रेडिट के मेरे 13 साल बचे हैं, एक के 15 साल बचे हैं, ये गलती हो जाएगी मुझसे। हाँ जी सर। तो आपको ना अलग ही बता के आना है कि इस साल का मेरा इतना बचा है और इस साल का मेरा इतना बचा है। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, चलो जी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से मैट और एएमटी का ऑलमोस्ट हमने थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट ध्यान रखना जी। नेक्स्ट टारगेट में ऑलवेज ये बात समझ के चलना कि ये वाले चैप्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, कभी ये मत सोचना कि ये चैप्टर मैं कभी पूछूंगा नहीं, कहीं आप कहो ये तो आपने दिया ही नहीं था। तो जो मैं चैप्टर दे चुका हूं वो तो आपको रिवीजन करके ही आने हैं। ठीक है जी, और जो चैप्टर मैं दूंगा उसको भी रिवाइज करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं और मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर मैं आपको दूं। चेक करते हैं मेजोरिटी कहां है। एक तो मेरे माइंड में आ रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है जी, दूसरा मेरे माइंड में है गार, और तीसरा मेरे माइंड में है टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर। तो इन तीनों में से कौन सा चैप्टर आपको मैं दूं रिवीजन करने के लिए? चेक करते हैं मेजोरिटी। पल्लवी ने कहा है जी ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रकृति ट्रांसफर प्राइसिंग बस फाइनल है जी, बाकी रहने ही तो चाहे। ठीक है, मेरे ख्याल से ट्रांसफर प्राइसिंग ऑलमोस्ट सभी का आने वाला है। तो नेक्स्ट ध्यान रखना जी, अब नेक्स्ट संडे को, मतलब कमिंग संडे जो हमारा है, आज वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपके पास है बस इस बार। अब क्योंकि ना इस संडे तो मैंने सेशन लिया नहीं था, मुझे थोड़ा काम था, बट इस संडे मैं लूंगा। आप ध्यान रखना, जो लास्ट संडे मैं नहीं ले पाया इस संडे मैं लूंगा। तो इस संडे आपका टारगेट जो है वो आपका है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लीट चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है। उसके कप मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करके आना। रीसेल प्राइस मेथड के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करके आना। बाकी जो मेथड है उसको एक बार रीड करके आना। ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने प्रोविजन हैं एक बार वो भी अच्छे से रीड करके आना। ठीक है जी। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ट्रांसफर प्राइसिंग में एक अमेंडमेंट आपने क्लास में की होगी कि जब आपकी ALP 6 या उससे ऊपर होती है तो एक रूल नंबर 10 CA एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, तो वो भी अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब कमिंग संडे को ट्रांसफर प्राइसिंग पूछूंगा, और जो मैट AMT और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था उसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डाउट सेशन। अब जिन जिन बच्चों के डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, बाकी जिन जिन बच्चों के डाउट हैं फटाफट से अब मुझे नाम लिख के बता दो जी किन किन के डाउट हैं, ताकि मैं उनको बुलाऊं और डाउट हम सोल्व करें।
वंदना, वंदना का डाउट है जी, वंदना बोलो जी। हेलो सर। हाँ जी। सर अभी आपने रिसेंटली जो एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया था डोमेस्टिक कंपनी का पीक्यूआर लिमिटेड का बुक प्रॉफिट निकालने का सर, सर उसमें मेरा डाउट बस एक छोटा सा है जिसकी वजह से मैं काफी लेट हो गई इस क्वेश्चन का आंसर देने में सर। हाँ जी कि बोलो। जब हम मैट को कैलकुलेट करते हैं तो सर हमारा मार्जिनल रिलीफ वाला जो कंसेप्ट है वो तो सेम एप्लीकेबल होता है ना सर जैसे इनकम टैक्स में होता है। हाँ हाँ हाँ, बट इस क्वेश्चन में ना आप खुद देखो हाँ एमआर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जब मेरी इनकम ओके 3 करोड़ से ऊपर है तो एमआर का तो मतलब ही नहीं है। एमआर कब निकलता है? जब इनकम मेरी 1 करोड़ 2 लाख हो, 1 करोड़ 3 लाख हो। अब जब इनकम मेरी हाँ 3 करोड़ पहुंच चुकी है तो वो देखने से ही लग रहा है कि वहां एमआर आएगा ही नहीं। ओके ठीक है ना? तो थोड़ा ना माइंड में क्लैरिटी लेके चलो कि अगर मेरी हाँ इनकम 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक होगी तब तो मुझे एमआर निकालना पड़ सकता है। ओके सर बट जब मेरी इनकम ही 2 करोड़ है या 3 करोड़ है उस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि एमआर आ जाए। ओके सर मेरा डाउट मैं यहाँ पे अटक गई सर क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट जैसे 190 लाख दिया था ना तो सर मैं उसी को कंसीडर करने लगी थी। हाँ, तो आपने वहां पे क्या किया होगा? कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया होगा एमआर यस के लिए। सर यस सर यस सर हाँ आई तो डिड वो, दैट। हाँ हाँ, तो उसमें आपको टाइम लग गया होगा। बट अगर क्वेश्चन यस आप ध्यान सर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि वहां पे एमआर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है थैंक यू सर। ओके जी। मीनाक्षी, मीनाक्षी हेलो हाँ जी जी, सर। हाँ जी, डाउट बोलो। सर मुझे एक डाउट था। तो ये आईटीसी में जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होती हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी वाला जो पॉइंट आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन से हम्म रिलेटेड सर्विसेज, हम्म ये मुझे समझ में नहीं आता है थोड़ा सा टॉपिक। देखो, कंस्ट्रक्शन वाले केस में तो आप ये मान के चलो कि अगर कंस्ट्रक्शन आप करवाते हो पर्सनल यूज के लिए या खुद की ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हो जी सर। तो उसमें जो भी आप सर्विस लेते हो ना तो उस पे जो भी आप जीएसटी पे करते हो उसका आईटीसी गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है सर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आईटीसी ब्लॉक है, बट वर्क कॉन्ट्रैक्ट का हर केस में नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड और बिल्डिंग। हाँ जी। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्लांट एंड मशीनरी के लिए है उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। जी। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में यह भी लिखा हुआ है कि अगर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। जी सर वो तो है। ठीक है ना? अब जैसे आपने बोला जी मुझे एक घर बनवाना है तो आपने मुझे ना ठेका दे दिया, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जी सर। अब वो अकेला मैं घर बना नहीं सकता, तो मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जी सर। मैंने कहा हम दोनों मिलके घर बनाएंगे। उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला जी मैं इतने रुपए लूंगा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे पैसे आपने मुझे दिए, उसमें से कुछ पैसा मैंने आके कॉन्ट्रैक्टर को दिया। जी सर। अब ये आपका और मेरा रिलेशन जो है ना इस पे जो जीएसटी होगा उसके आईटीसी की बात नहीं होगी। बट जब मैं उसको इनवॉइस रेज करूंगा अपने कॉन्ट्रैक्टर को तो वहां पे आईटीसी मिल तो जाएगा। वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि मेरी इनवर्ड सप्लाई और मेरी आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम है। सप्लाई से ठीक है सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन था इसका कि जैसे कृष्णा मोटर कार डीलर है उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कार वॉशिंग शेड एंड इट्स प्रीमाइसेस, तो इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए लिया उसने? अपनी प्रीमाइसेस में कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कार वॉशिंग शेड उसको बनवाना है और प्रीमाइसेस में ही। नहीं, उस केस में नहीं मिलेगा फिर आपको। नहीं मिलेगा ना? नहीं। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। सर एक और केस था। तो एक और मुझे आईटीसी का ही डाउट है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का जो आईटीसी होता है वो बोलते हैं कि अलाउड नहीं होगा अगर वो आपके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको बिल्कुल ही मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको देना ही है तब तो आपको उसका आईटीसी मिलेगा। तो कई बार ये जो इसमें ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्वेश्चंस में। नहीं, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं। देखो, जब भी आपके एग्जाम में वो इंश्योरेंस की बात करेगा, जब तक वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन हमें बोलेगा नहीं कि इंश्योरेंस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर है या गवर्नमेंट ने हमें कहा है, तब तक हमें आईटीसी नहीं देना। बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसके बेस पे हमने इंश्योरेंस की सर्विस दी है, उसके बेस पे इंश्योरेंस करवाया है, उस केस में हमें उस क्लोज में कवर करना है तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ना ऑलवेज स्पेसिफाई होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है मुझे
कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में सबसे बेस्ट क्या है, फिर आप एजम्पशन लिखाओ, क्योंकि आपके तो पेपर सब्जेक्टिव हैं, आप वर्किंग नोट्स लिख के आओ, वर्किंग नोट्स में एजम्पशन लिख दो कि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ना कई बार फील आती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, हाँ जी, उसका क्वेश्चन आ गया और इंश्योरेंस वाले पॉइंट में कहीं नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, तो माइंड में ना कंफ्यूजन आएगी कि भाई अगर कंपनी गवर्नमेंट की है तो देखने से क्या लगेगा ये मैंडेटरी होगा, बट क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, एजम्पशन लिख के आओगे फिर। ठीक है सर। ठीक है मीनाक्षी। जी सर। सर जैसे ना एक क्वेश्चन था इसमें बुक में कि आपको एज पर पॉलिसी ऑफ कंपनी आपको देना जरूरी है फैक्ट्री के एम्प्लॉइज के लिए, तो वो तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, वो कंपनी की पॉलिसी है वो तो, ठीक है ना, वो तो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी तो पॉलिसी कुछ भी बना सकती है ना। हमें तो ये देखना है कि गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है या नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ठीक है सर। ठीक है मीनाक्षी। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी, अगला फिर अक्षय। हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा डाउट टाइम ऑफ सप्लाई पे था सर। टाइम ऑफ सप्लाई के सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्ली ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। और बी है हमारा द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। सर जो हम लोग की नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन 66/2017 जो आई थी सर कि टाइम ऑफ सप्लाई अब हम लोग बस इनवॉइस पे देखेंगे, पेमेंट पे नहीं देखेंगे गुड्स से रिलेटेड। तो सर वो आपने जब अपनी रिवीजन क्लासेस देखी जब उसमें आपने बताया नहीं था ये टॉपिक। नहीं अब तो अब नहीं, अब तो वो पुराना केस हो चुका है, अब तो पेमेंट आपको देखनी नहीं है। अच्छा सर। अब तो पेमेंट देखनी नहीं ना, ये नोटिफिकेशन आई थी 2017 में और अब तो 2020 चल रहा है, तो उस नोटिफिकेशन को अब छोड़ दो, उस नोटिफिकेशन को तो अब रहने दो। अब तो सिंपल सी बात है कि गुड्स वाले केस में हमें पेमेंट चेक ही नहीं करनी। अच्छा सर। अब सिर्फ पेमेंट चेक ही हमें सर्विस वाले केस में करनी है, गुड्स वाले केस में करनी नहीं है। अच्छा सर। और सर ये सेम सेक्शन 14 में भी नहीं, वहां तो पेमेंट चेक करनी है, सेक्शन 14 में कोई चेंज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जो गुड्स वाला केस है और जो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है उसमें पेमेंट बाहर है बस। नहीं सर, जैसे सेक्शन 14 और नोटिफिकेशन जो लास्ट लाइन है, द सेड एक्ट इंक्लूडिंग द सिचुएशन सेक्शन 14 ऑफ द सेड एक्ट, जो नोटिफिकेशन अप्लाई होगी सर। तो अगर हम लोग को एज पर सेक्शन 14 से हम लोग को एडवांस में पेमेंट मिल जाती है तो उसे हमें कंसीडर करना चाहिए कि नहीं पेमेंट को उस टाइम? गुड्स वाले केस में कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें गुड्स में नहीं करेंगे सर। गुड्स में एडवांस गुड्स में एडवांस पेमेंट पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके ओके सर। और सर एक आईएसडी पे था सर मेरा डाउट। सबसेक्शन 1 में है कि हम सेंट्रल टैक्स को एज अ सीजीएसटी या आईजीएसटी ले सकते हैं और आईजीएसटी को एज अ आईजीएसटी और सीजीएसटी ले सकते हैं। ये लॉ चेंज हो चुका है। अच्छा सर। हाँ, ये ना नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब आईजीएसटी ऑलवेज एज आईजीएसटी जाएगा। ये कब की अपडेट है, कब की अमेंडमेंट है? ये तो अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आई थी ये एक्ट में। अभी क्योंकि देखो ना, एक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो एक्ट में चेंज कभी ऐसे नहीं आता, एक्ट में चेंज आता है नोटिफिकेशन के थ्रू। अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम का एक्ट उठा के पढ़ोगे ना तो आपको पूरा एक्ट पुराना दिखेगा, और जबकि कॉम्पोजिट स्कीम पूरी चेंज हो चुकी है। तो वो सारे चेंजेस आए कहां से, वो नोटिफिकेशन से आए हैं वो। वही डाउट हो गया सर, मैंने आपकी वो रिवीजन लेक्चर्स देख रहा था मैं, उसमें आपने आईजीएसटी एज आईजीएसटी बताया था बस। हाँ, तो आईजीएसटी ऑलवेज एज आईजीएसटी आएगा। हाँ, वही इसमें देख के कंफ्यूज हो गया था बस। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, अगला फिर यहाँ पे नाम मेरे पास आया है निधि। हाँ जी। यस सर। हाँ जी। वैल्यूएशन के चैप्टर में रूल 32 सबसेक्शन 2 उसमें सर करेंसी एक्सचेंज है ना, वो टॉपिक एक बार समझा दीजिए। करेंसी एक्सचेंज में ना देखो, सबसे पहले आप ये देख लो, करेंसी एक्सचेंज का टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। आपने क्लास देखी है यूट्यूब पे मेरी? हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे रूल नंबर 32 की क्लास देखी है आपने? हाँ सर, देखी है मैंने आपके लेक्चर भी परचेज किया, वो भी देखा। ठीक है, तो उसका वो जो मैंने नोट बनाए ना उसमें से कंफ्यूज हो गई मैं।
देखो, जो अगर आपने ध्यान दिया हो रूल नंबर सर 30। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो। हेलो, नहीं सर, बीच बीच में कट रही है। मेरी साउंड हेलो। अब क्लियर है? मेरी साउंड? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रूल नंबर 32 में ना आपको बस सबसे पहले ये देखना है कि एक करेंसी आपकी इंडियन रुपीस में है या नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक करो, अगर वो इंडियन रुपीस में एक करेंसी है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो करेंसी आपको एक्सचेंज करवानी है उसका रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल होगा, क्योंकि ना हर करेंसी का रेफरेंस रेट होता है बैंक के पास। अब अगर मान लो उस करेंसी का रेफरेंस रेट है, तो रेफरेंस रेट हमें पता है, और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा वो या तो होगा इंपोर्ट वाला या वो होगा एक्सपोर्ट वाला। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ना ये पता लग जाएगा कि वो करेंसी बैंक बाय करेगा या वो करेंसी बैंक सेल करेगा। ओके सर। ठीक है, तो जो भी बैंक का बाइंग और सेलिंग रेट होगा ना, जो भी बाइंग का सेलिंग रेट या बाइंग रेट आएगा, उसमें से माइनस कर दो रेफरेंस रेट। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी। बट वो वैल्यू तब होगी अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो। ठीक है, और अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, फिर तो जो भी करेंसी है उनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो, उसमें से जो भी लेस आएगा उसका 1% ले लो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। और वो सर ऐसे दिया 45 46, तो 45 बाइंग रेट है और 46 सेलिंग रेट है। यस, 45 बैंक का बाइंग रेट है और 46 बैंक का सेलिंग रेट है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, आवाज कट रही। 45 46 का क्या कारण है सर? जैसे आपके एग्जाम्पल दिया था 45 जो है, 45 आपके बैंक का बाइंग रेट है और 46 आपका सेलिंग रेट है। ओके सर। और एक डाउट और था सर। हाँ जी। रिटर्न के चैप्टर में जो अमेंडमेंट क्लास में आपने बोला 22 और 24 डेट है नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइलिंग की, तो वो क्या सर जनवरी टू सितंबर 19 के लिए, क्या अभी कंटिन्यू वही डेट चलेगा सर? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। डेट तो आपकी एक ही है, वो 20 तारीख है, तो बस वो सिर्फ इस मंथ का। ठीक है। ओके सर। और सर एक और डाउट था। हाँ, और आरसीएम में सर वो अमेंडमेंट आई है ना, लास्ट टाइम जून के लिए आई थी 9A वाली, ऑथर पब्लिशर वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो एक बार क्लियर कीजिए ना, कब वो अमेंडमेंट होगी और कब वो जो पहले था वो एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं, वो तो ऑप्शनल है। अब तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर मान लो ऑथर और पब्लिशर है, तो पहले क्या था कि पब्लिशर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता था, पहले हर केस में रिवर्स चार्ज था। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में मेरी आपको आवाज आ रही है? नहीं सर, बीच बीच में कट रही है। मेरा यहाँ पे नेट तो सही आ रहा है, बट सभी के लिए मेरी आवाज कट रही है? सभी को मेरी आवाज कट रही है? निधि, आपके फिर नेट में मेरे को लग रहा है इशू है। सब बच्चे कह रहे हैं नहीं कट रही। ओके सर, नेक्स्ट संडे तक वादा सर। तो मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूँ, एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में अब ऑप्शन है कि अगर ऑथर चाहता है कि मुझे जीएसटी पे करना है, वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे कर सकता है। ठीक है जी, बट अगर वो चाहता नहीं मुझे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर नहीं पे करना, तो वहां पे रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल हो सकता है। पहले सिर्फ रिवर्स चार्ज था, अब ऑप्शनल है, फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है, रिवर्स चार्ज भी लग सकता है। बट अगर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो उस केस में फिर जो लाइबिलिटीज होंगी ना, उसको फॉरवर्ड चार्ज में ही पे करनी पड़ेंगी, बीच में दोबारा वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता।
ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अगला डाउट फिर यहाँ पे है, अगला डाउट मुकुल। यस सर। हाँ जी सर कल आपने एक अमेंडमेंट कराई थी रूल 86A में, ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन एंड रिफंड में। हम्म सर उसमें एक पॉइंट लिखा था आपने, रिसिपेंट अवेल आईटीसी विदाउट टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट एटसेट्रा। सर मुझे एक बात पूछनी है, सर जब हम सेक्शन 16 पढ़ते हैं उसमें तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, उसके बिना तो आईटीसी होगी नहीं, कंडीशन है। सर जब उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं था तो वो आईटीसी अवेल ही कैसे कर पाया? जब अवेल ही नहीं कर पाएगा तो आईटीसी कैसे ब्लॉक होएगा फिर? नहीं मैं वही तो आपको मैंने कल, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी, मैंने कहा भी था कि रूल नंबर 86A में कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो ऑलरेडी सेक्शन 16 के अंदर हैं। ठीक है ना? तो देखो, एक्ट और रूल, एक्ट के अंदर अब कंडीशन लिखी है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो रूल नंबर 16 ने बोला कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है ना? अब ये तो सेक्शन नंबर 16 ने बोला ना कि भैया आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो, बट एक पर्सन ने फिर भी अपने जीएसटी पोर्टल पे आईटीसी क्लेम कर लिया। अब सोच के देखना, अगर मान लो गवर्नमेंट ने मुझे मना कर दिया कि मैं आईटीसी के एलिजिबल नहीं हूं, तो क्या मैं आईटीसी अवेल नहीं कर सकता? गवर्नमेंट ने मुझे मना किया बट मैं चोरी तो कर सकता हूं। यस सर। मैंने क्या किया, आईटीसी अपने जीएसटी पोर्टल पे क्लेम कर लिया। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर मान लो जो तुम्हारा आईटीसी हमें शो हो रहा है और अगर उन चारों में से तुम कहीं पर भी कवर हो जाते हो ना, तो इस आईटीसी को हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब क्या है कि जब तुम्हारी वो चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इस आईटीसी को तुम यूज नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 16 ने मुझे मना कर दिया, मुझे आईटीसी लेना ही नहीं चाहिए, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, बट अगर मैं ले चुका हूं तो गवर्नमेंट कहती है फिर हम वहां पे ब्लॉकेज लगा देंगे, उस केस में तुम इसको यूज नहीं कर सकते। सर बंदा चोरी नहीं कर सकता कैसे? कैसे चोरी करके चोरी क्यों अवेल कर लिया उसने? सर गवर्नमेंट को तो पता कितनी, अगर छोटा मोटा बंदा है तो फिर इतना ट्रेस हो नहीं पाएगा फिर इतना सिस्टम में। देखो वो तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्या सोच रहे हो कि 100% चोरी रुक जाएगी? आज गवर्नमेंट 1% केस चेक करती है बस। अब अगर आप देखो जी, गवर्नमेंट, लोग चोरी नहीं करते, 90% लोग चोरी करते हैं। अभी मोदी साहब ने क्या बोला, जो नया टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट अभी लेके आने वाली है, तो उसके अंदर मोदी साहब ने यही तो बोला है कि इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं और कितने लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो क्या सभी लोग रिटर्न फाइल जो नहीं करते, क्या उनकी इनकम नहीं होती? सबकी इनकम है। सब, मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी भी इनकम है बट मैं टैक्स पे नहीं करता, तो इट मींस मैं कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो क्या उनकी इनकम नहीं है? लाखों रुपए की इनकम है बट फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करते। तो अगर आप जब जी गवर्नमेंट चेक क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के पास इतने ऑफिसर नहीं है, और गवर्नमेंट आपके 50,000 1 लाख के चक्कर में नहीं पड़ी। गवर्नमेंट कहती है हमें बड़ी बड़ी कंपनी पकड़नी है। तो प्रैक्टिकली जब भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना, वो छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं बनाती, गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो बड़े बड़े डिफॉल्टर होते हैं उनको देख के कि वो क्या कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, हिमांशी। यस हाँ जी सर, मुझे मैट के चैप्टर में डाउट था। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन दिया था, उसमें लिखा था कि रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सर ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व ये मानेंगे? तो इसको आप ऐड करेंगे? यस, इसको आप ऐड बैक कर दोगे। हाँ, ऐसे मतलब इसको जैसे लिखा ना हो कुछ भी, सिर्फ रिजर्व लिखा हो या ट्रांसफर या विथड्रॉ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, तो आप ट्रांसफर टू मानोगे। ट्रांसफर टू मानेंगे। और सर एक केस लॉ इसमें दिया था, इसमें लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 EC आर पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट। सर लेकिन वो लिस्ट में कहाँ लिखा था ये 54 EC का? नहीं, 54 EC की उसमें नहीं है ना हमारे। हाँ, तो इसमें इसने बोला है कि जो एग्जेम्प्ट हैं 54 EC के अंदर वो बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेंगे अंडर सेक्शन 115 JB और लायबल होंगे मैट के लिए। हाँ, तभी तो केस लॉ आया है। हाँ तो सर वही तो इसमें मतलब ये इंक्लूड नहीं करना ना फिर हमें? नहीं, अब केस, अगर केस लॉ ने अफर्म कर दिया ना कि हमें इंक्लूड करना है, तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो ना, सिंपल सी बात है, जो लिस्ट है वो तो एक्ट की लिस्ट है, वो तो एक्सप्लेनेशन की है। अब मान लो एक पॉइंट ऐसा है जो उस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट कोर्ट्स के पास जाएंगे, फिर कोर्ट्स आइडेंटिफाई करेगा उसका क्या होगा।
ठीक है। और अगर कोर्ट हम्म। से आइडेंटिफाई कर दिया कि इसको हमें बुक प्रॉफिट का पार्ट बनाना है, तो उस जजमेंट को बेस लेके हमें बुक प्रॉफिट का पार्ट बनाना पड़ेगा फिर। अच्छा, तो मतलब अगली बार आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन बाय आ जाए ना, तो हमें इंक्लूड कर लेंगे उसको। बट ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी अगर आप चेक करो तो। हाँ, तो ये जजमेंट एंड जे जोस एंड कंपनी ऐसे लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट मेनली, जो जजमेंट्स होती है ना वो सुप्रीम कोर्ट की मेनली एग्जाम में आती हैं, कभी हाई कोर्ट या आईटीएटी की जजमेंट एग्जाम में बहुत कम आती हैं। नहीं सर, जैसे आपने क्वेश्चन बैंक में भी सेम यही क्वेश्चन डाला था, हम्म। तो उसमें भी यही चीज लिखी हुई थी, नहीं, वो तो तो इसलिए मुझे केस डाउट था उसमें। वो तो केस लो आया और मैंने लिख दिया कि अगर बाई चांस मान लो हाँ। एग्जाम में पूछ ले तो मैं केस लो का रेफरेंस देके ऐड कर, मतलब बुक प्रॉफिट का पार्ट बना के आना है। अच्छा। और सर एक क्वेश्चन ये और था, इसमें लिखा है द प्रॉफिट फॉर द पीरियड में इंक्लूड मार्केट टू मार्केट गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो सर ये सब भी इंक्लूड करना होता है? कौन सा, दोबारा बोलो। इसमें एक लिखा है, इलस्ट्रेशन है, द प्रॉफिट फॉर द पीरियड में इंक्लूड मार्केट टू मार्केट गेन्स और लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें पूछा था इनने कि ये वाले लॉस हम एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसमें आंसर में लिखा था हम एडजस्ट करेंगे। सर ये कुछ अलग से अगर एडजस्टमेंट बताए गए हैं इसमें? नहीं, अगर ये डेबिटेड हैं तो एडजस्ट करेंगे, अगर डेबिटेड नहीं सर है तो कुछ एडजस्ट। लिखा नहीं है इसमें डेबिट होंगे कि नहीं, डेबिट है कि नहीं, हाँ तो और वही, इन्हें आंसर में लिख दिया कि हम करेंगे। हाँ तो वो उन्होंने वही एज्यूम करके लिखा हुआ है कि इन्होंने मतलब डेबिटेड कर रखे हैं ये। इट मीन्स अगर ये डेबिट कर रखे हैं तो फिर तो हमें एड बैक करने पड़ेंगे ये। अच्छा। और सर ये एक क्वेश्चन एक और था इसमें, कि इसमें लिखा है आइटम क्रेडिट है पीएनएल अकाउंट में, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। सर लिस्ट पड़ी थी, उसमें यूटीआई से रिलेटेड तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, और इसमें इनने एडजस्टमेंट कर दिया है बुक प्रॉफिट में। सेक्शन 10 था ना उसमें, हाँ। तो यूटीआई में सेक्शन 10 में ही तो कवर होता है। अच्छा। सेक्शन 10 के अंदर आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस सर यही डाउट है। ठीक है जी, ओके जी। अगला फिर पल्लवी, आपका छोटा सा डाउट है, एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन पाकिस्तान का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम अगर पाकिस्तान में अराइज की है तो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है पल्लवी, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अराइज की है फिर सबके हाथ में एग्जम्प्ट है। वंदना कह रही है सर एएमटी का ओवरव्यू दे दो। ओ माय गॉड वंदना, मैंने एएमटी और मैट की रिवीजन क्लास भी डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर ही, स्टूडेंट दरबार में। पूरी एएमटी और मैट की मैंने रिवीजन कराई है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल कंपैरिजन करवा के। एक बार वो क्लास देख लोगे तो होप सो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है वंदना। उसके बाद फिर और मेरे ख्याल से किसी, हीना आपका डाउट है, आपने नाम लिखा है। प्रकृति आपका भी डाउट है। प्रकृति, हाँ जी बोलो। सर ये जो कार में कॉमर्शियल सब्सटेंस वाला पॉइंट है, लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, तो सर इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, एक बार मतलब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो देखने से फेक लग रही है, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं लग रही, ऐसी ट्रांजैक्शन क्रिएट की गई है जिसको देखने से ही लग रहा है कि टैक्स की इवेजन करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। एक ट्रांजैक्शन होती है जेन्युइन, कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही होनी चाहिए। बट एक ट्रांजैक्शन होती है क्रिएट की हुई, कि ठीक है जैसे आज आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, आज जो बिग 4 सीए फर्म्स है ना वो ट्रांजैक्शन नॉर्मली क्रिएट करवाती हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जब बड़ी बड़ी कंपनी उनके पास जाती है ना, वो कहती है हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ये बताओ हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो फिर बिग 4 जब बड़ी बड़ी सीए फर्म्स क्या बताती हैं कि आप इस कंट्री में जाओ, वहां पे कंपनी खोलो, फिर इस कंट्री से यहां पे इन्वेस्टमेंट करो, उस कंट्री से इंडिया में करो। अब सोच के बोला, इतनी कंट्री घूमने के बाद अगर आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है तो देखने से ही लग रहा है कि टैक्स की इवेजन करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपको देखने से ही लग रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है, तो उस केस में आप वहां पे गार का प्रोविजन लगा सकते हो। और ये कमर्शियल सब्सटेंस जो है ना, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कोई गवर्नमेंट ने एग्जॉस्टिव नहीं दी कि हाँ भाई ये डेफिनेशन है। ये केस टू केस डिपेंड करता है कि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। सर तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहाँ पे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा? हाँ नहीं, देखो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ना
तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अगर एक कंपनी अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, या कंपनी का ब्रेकअप कर रही है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, गार का क्वेश्चन है कभी मुश्किल नहीं आएगा। रीजन मीन क्योंकि पूरे गार के प्रोविजन अभी एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा फ्रेम करेगा, देखते ही फ्रेम हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ गार लगेगा नहीं लगेगा। ओके सर। सर सेकंड डाउट मेरा ये था कि जो हम बुक प्रॉफिट्स निकालते हैं, इसमें एक पॉइंट तो आपने लिखवा रखा है अमाउंट कैरीड टू एनी रिजर्व वाला, उसके नोट्स में थर्ड पॉइंट आपने लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर सेक्शन 10AA, वो एड बैक हो जाएगा। सर एक तो ये पॉइंट है 10AA का, एक पॉइंट है एक्सपेंड 10AA सेक्शन का सर, और सर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू 10AA और 80IA वाली इनकम एड बैक नहीं होगी। तो सर ये दोनों सेक्शंस, मतलब ये दोनों पॉइंट 10AA के हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कब तो 10AA को ऐड करना है और कब 10AA को ऐड नहीं करना है। एक बार दोबारा बोलो, पहला पॉइंट आपने क्या बोला है? सर पहला पॉइंट है ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर सेक्शन 10AA और 80IA सेक्शन शैल बी एडेड बैक। ठीक है सर ये तो हमें ऐड बैक करना है 10AA का। और सर दूसरा है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू 10AA और 80IA शैल नॉट बी एडेड बैक। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। दोनों में कंफ्यूजन एक साइड तो ऐड, नहीं, दोनों के अंदर फर्क है ना। एक तो रिजर्व क्रिएट करने की बात कर रहा है जी सर, और एक आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। जी सर, ठीक है, तो अगर आपने 10AA का रिजर्व क्रिएट कर रखा है, हाँ जी, ठीक है, उसके अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, इट मींस पैसा पड़ा है, पैसा आपने उसको मतलब इंकर नहीं किया। पैसा होता क्या है, रिजर्व के अंदर मेरा पैसा पड़ा होता है ना, तो एक मैंने रिजर्व क्रिएट किया, उस रिजर्व के अंदर मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो ऐड करना है आपको, जी सर, ठीक है। बट अगर आपने 10AA की इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया, जी सर, तो उसको आपको ऐड बैक नहीं करना। तो बस ध्यान रखना, अगर वो रिजर्व वर्ड यूज करेगा तो ऐड बैक हो जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करेगा तो ऐड बैक नहीं होगा। बस। ओके सर। सर थर्ड डाउट मेरा ये था, जैसे जो अभी आपने जैसे एक क्वेश्चन दिया था हमें बुक प्रॉफिट्स वाला, सर इसमें जैसे हमने जितने भी आइटम्स ऐड और लेस किए, तो इन सब के हमें नोट्स लिख के आने पड़ेंगे क्या? क्या कुछ स्पेशल आइटम या उसके नोट्स लिख के आने पड़ेंगे? देखो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ज्यादा है, जी सर, ठीक है, फिर तो सबके नोट्स नहीं लिखने, फिर तो ऑब्वियस सी बात आप ये लिख सकते हो कि जो हमने एड बैक किए हैं वो एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB हैं, उसके अकॉर्डिंग एड बैक किए हैं, जी सर। बट अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही बहुत कम है, तो फिर आप क्या करो, फिर वहां पे अलग अलग वर्किंग नोट्स बना के आओ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की ना लेंथ पे जाना कि एडजस्टमेंट कितनी है। अगर एडजस्टमेंट ज्यादा है और वेटेज सिर्फ 5 नंबर की है, तो फिर अलग अलग वर्किंग नोट्स नहीं बनाने। और अगर एडजस्टमेंट कम है और वेटेज 5 नंबर की है, तो फिर आपको अलग अलग नोट्स बना के आने पड़ेंगे। जी सर। सर और जो आपने चार्ट्स बनवाए हमें हमारी क्लासेस में, वो चार्ट्स हम वहाँ पे बना के आ सकते हैं क्या? उसमें मार्क्स कट नहीं होंगे? नहीं, चार्ट्स में डायग्राम के अंदर मार्क्स कभी कट नहीं होते, बट वो डायग्राम ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम ही रिप्रेजेंट करके आओ सर, इन एडिशन। हाँ, अगर वो पूरी थ्योरी बिल्कुल, अगर आप ऐसा करके आओगे फिर तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, बेस्ट, बल्कि खुश हो जाएगा एग्जामिनर। ओके सर, थैंक यू सर, बस ये था। ओके जी, प्रियंका का एक डाउट है टाइम ऑफ सप्लाई। प्रियंका। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बोलो जी। सर टाइम ऑफ सप्लाई में 12 सबसेक्शन 2 जो FCM का है सर, उसमें क्वेश्चन था आपकी बुक में पेज नंबर 236 पे। सर मैं क्वेश्चन मतलब बोलूं? हाँ बोलो। उसको रीड करो। मेरे पास बुक नहीं है इस टाइम। हाँ बोलो बोलो। ओके सर। ABC Limited supplied goods to XYZ Limited under a contract for the goods to be delivered to the factory of XYZ Limited. The goods were removed from the factory of ABC Limited on 9 September 2017 and the goods were delivered to the factory of XYZ on 15 September 2017. The invoice was issued on 18 September 2017 and the payment was credited to ABC account on 20 October 2017. Although the entry in the books were made on 19 September 2017 when the check was received.
तो इसमें एडवाइस करना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो पेमेंट तो हमें देखना तो ही नहीं सर है। इसके, हाँ जी, पेमेंट तो देखना ही नहीं है। तो एक तो तो सर इनवॉइस। डिलीवरी का केस है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स में जो भी अर्लियर होगा वो मेरी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगा। हाँ जी। तो सर लेकिन इस केस में जो बुक्स में आंसर दिया है वो डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस जो भी अर्लियर है उसमें से लिया हुआ है, ऐसा क्यों? नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है? सर डिलीवरी ऑफ गुड्स इट मींस नॉट अ मूवमेंट। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। डिलीवरी का मतलब मूवमेंट नहीं है। डिलीवरी वो कहाँ, मतलब डिलीवरी वो साथ लेके जा रहा है या उसकी फैक्ट्री में करवा रहा है? फैक्ट्री में। हाँ, तो फिर तो मूवमेंट इन्वॉल्व हो गया ना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपकी फैक्ट्री में सामान भिजवाऊंगा तो फिर तो गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है। हाँ जी। और अगर आप अपना सामान साथ ही लेके जा रहे हो फिर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो मेंशन करेगा कि अगर मैं सामान को साथ में नहीं लेके जाऊंगी तो? बिल्कुल, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बता के चलेगा। वो ना क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है। जैसे आपने बोला कि सामान उसकी फैक्ट्री में जा रहा है, हाँ जी। तो वो क्वेश्चन देखने से ही पता लग रहा है कि अगर सामान फैक्ट्री में जा रहा है इट मींस गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है। और अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो उस फिर केस में आपको याद करो पीओटी हमारा बनता है रिमूवल या उससे पहले का। हाँ, तो फिर वो रिमूवल और इनवॉइस में जो भी अर्लियर होगा उसके बेस पे आ जाएगा। हाँ जी सर। सर एक डाउट और था मुझे। हाँ जी। कॉम्पोजिशन लेवल में जो भी नोटिफिकेशन आई है न्यू स्कीम ऑफ कॉम्पोजिशन, सर मुझे उसमें ये डाउट है जो 50 लाख की लिमिट है वो सिर्फ सर्विस पे ही एप्लीकेबल है? हाँ, सर्विस पे एप्लीकेबल, और वो नोटिफिकेशन अब खत्म हो चुकी है। वो सेक्शन 10(2)(a) नया बन चुका है। जो मेरी अगली अमेंडमेंट क्लास होगी ना वो उसी की होगी। ओके सर। ठीक है, तो वो उसके अंदर चेंजेस कंपोजिट स्कीम में आए हैं कई जगह पर। तो आपकी जो 2 अमेंडमेंट अभी आनी है ना, एक तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी चेंजेस कई जगह आए हैं, और एक कंपोजिट स्कीम के अंदर भी चेंजेस कई जगह आए हैं। तो वो दोनों क्लास आप देख लेना, आपका डाउट खत्म हो जाएगा ये वाला। हाँ जी सर। ठीक है प्रियंका? हाँ जी। ओके जी। बस सर यही डाउट थे मेरे। हाँ जी, बस इतने ही डाउट्स थे। ठीक है, ओके जी। हिमांशी, सेक्शन 47 इन मैट। सेक्शन 47 का मैट में क्या ट्रीटमेंट है, उसके लिए कैपिटल गेन आपका देखना पड़ेगा। आपको कैपिटल गेन का एक चैप्टर आया होगा आपके, अगर आपकी क्लासेस आई हैं, क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो हाँ, तो उसमें ना कैपिटल गेन की ना 4th या 5th क्लास देख लेना। अच्छा, ठीक है, तो उसमें सेक्शन 47 आपका ना कैपिटल गेन में है, सर्टेन ट्रांजेक्शन नोट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। हाँ, तो अगर आप वो रीड करोगे तो ये पॉइंट आपका अपने आप सोल्व हो जाएगा। ओके सर। वंदना ने पूछा है, इफ कंपनी कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एलएलपी एंड बिफोर कन्वर्टिंग कंपनी हैव मेट क्रेडिट एंड नाउ एलएलपी इज एलिजिबल फॉर एएमटी, इज एलएलपी कैन अवेल मेट क्रेडिट अवेलेबल? कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। वंदना, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, उस केस में ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हीना है, कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 115B पर मैट एप्लीकेबल होगा क्या? बिल्कुल होगा, हर कंपनी पर होगा। सिर्फ एक्सेप्शन जो लॉ में दी हैं वो सिर्फ आपकी वही कंपनियां DTAA वाली हैं, प्रिजम्पटिव वाली हैं, और 115BAB और 115BAA वाली हैं बस। ठीक है जी, आप लो चेक कर लो, उस लो में जो एक्सेप्शन है उसको छोड़कर कोई भी कंपनी होगी सब पे मैट लगेगा। ठीक है ना, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, कई लोग मैसेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर मैट नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर मैट नहीं, पता नहीं वो कहां से पढ़ रहे हैं, वो गूगल पे सर्च करते होंगे या तो, क्योंकि कई बार कहते देखो गूगल पे आप सर्च करोगे ना वहां पुराना लो है। एक जमाना था जब मैट लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं था, एक जमाना था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे नहीं था, अब तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि मैट हर कंपनी पे है, बस इनको छोड़ के। तो जो एक्सेप्शन लो में लिखी है उसको छोड़ के कोई भी कंपनी होगी सब पे मैट एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, चलो जी, तो फिर अब ध्यान रखना, अब इस संडे आपका डाउट सेशन तो होगा ही होगा, साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग की रिवीजन आपने करके आनी है। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर अभी आपके रिवाइज हो चुके हैं वो भी आपने रिवाइज करके आनी है।
कोशिश करेंगे इस संडे से अगले संडे तक आपका इनकम टैक्स 30 नंबर का पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। और खुद भी कोशिश करना कि नेक्स्ट संडे टारगेट लेके चलो कि हमें इनकम टैक्स 30 नंबर का पूरा रिवाइज कर लेना है, ताकि उसके बाद फिर हम जीएसटी और कस्टम की रिवीजन के मैं टारगेट देने स्टार्ट करूं, ठीक है। तो कोशिश पूरी करना, ये संडे और अगले संडे टारगेट लेके चलना। खुद ही बोल देना कि सर अगले संडे जो बैलेंस चैप्टर है उसको हम रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि ज्यादा चैप्टर बचेंगे नहीं ना। मैट एएमटी हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा। अब जो बैलेंस चैप्टर है वो तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, उसमें कुछ इतना है भी नहीं, और बीच में आपके पास 6-7 दिन भी होंगे, तो आप उसकी रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। तो नेक्स्ट संडे हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि नेक्स्ट संडे पूरा इनकम टैक्स खत्म कर देंगे 30 नंबर का, उसके बाद फिर मैं टारगेट देने स्टार्ट करूंगा आपको जीएसटी के, ठीक है। चलो जी, ओके जी। सर, हाँ जी सर मुझे एक और डाउट था, बोलो। if you don't mind, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। सो एक सेक्शन है 115 बीबीडी फॉरेन कंपनी वाला। सो फॉरेन कंपनी से अगर हमें डिविडेंड की इनकम हो रही है तो उसमें हमें देखना होता है कि वो स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी है या फिर नॉन स्पेसिफाइड है। तो अगर वो इनकम हमें मिल रही है तो क्या हम उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हैं? नहीं। तो एक्चुअली ना मैं क्वेश्चन कर रही थी और उस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या किया है, जो नॉन स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी है वहां से इन लोगों ने एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा किया वो माइनस किया हुआ है, ठीक बट है। स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी से माइनस नहीं किया हुआ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी बोला ना स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी। देखो स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी में तो कंसेशनल टैक्स का रेट है 15%। जी सर। हाँ ठीक है, तो अगर कंसेशनल रेट है तो कोई भी खर्चा आपको लाउड नहीं होगा, ठीक है। बट अगर वो कंपनी स्पेसिफाइड नहीं है फिर तो नॉर्मल टैक्स रेट यूज कर रही है जी, और अगर नॉर्मल रेट यूज कर रही है तो जो भी आप खर्चा करोगे फिर आपको लाउड हो जाएगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, चलो जी, फिर मिलते हैं जी अब संडे को। मैं आपको मीटिंग आईडी बता दूंगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। और जो दोस्त नहीं आए अगर कोई है उनको बता देना कि ट्रांसफर प्राइसिंग का टारगेट है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं संडे को। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय जी। बाय सर। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर।